2 है कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे हमारे आसपास के पदार्थ। तो उसमें हम पहले पढ़े थे पदार्थ क्या होता है और पदार्थ किस चीज़ से मिलकर बना होता है, ये पदार्थ के जो कण होते हैं वो उसके अंदर क्या गुण होता है। फिर हम पढ़े थे पदार्थ कितने तरह के होते हैं, पदार्थ का जो ठोस है या गैस है या द्रव है वो उसके अंदर क्या क्या गुण होता है, क्या क्या विशेषता होती है, वो सब हम पढ़े थे। इस वाले में हम पढ़ेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, मतलब कि वो जो पदार्थ हम पढ़े ना ठोस, द्रव या गैस, जिसमें ठोस में चीनी वगैरह के बारे में या फिर कॉपर सल्फेट था, पोटेशियम आयोडाइड था, या फिर द्रव में हम लोग शहद लिए थे, इंक लिए थे, पानी वगैरह लिए थे, और गैस में हम पढ़े थे कि वो जो ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो पानी में घुला होता है और उस जलीय जीव के लिए वो ज़रूरी होता है। तो वो सब पिछले वाले चैप्टर में पढ़े हैं हम। अब इस वाले में हम उसी पदार्थ के बारे में थोड़ा और आगे डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो पदार्थ होते हैं वो कैसे होते हैं। यानी अगर हम ठोस लेंगे तो क्या ठोस अकेला होता है, एक चीज़ से मिलकर बना होता है या फिर एक से ज़्यादा तरह की चीज़ से मिलकर बना होता है। वैसे ही गैस जो होता है तो क्या गैस में सिर्फ ऑक्सीजन ही है या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही है, या फिर क्या होता है, कैसे बना होता है, ये सब चीज़ हम इस वाले चैप्टर में पढ़ के जानेंगे। बोला हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल या जूस शुद्ध है। यानी ये जो भी चीज़ खरीदते हैं वो शुद्ध है या नहीं है, हमको कैसे पता चलता है। तो ये सब कुछ पता चलता है इस बात से कि जो चीज़ हम खरीद रहे हैं उस पे उस सामान के अलावा कोई दूसरा चीज़ मिला ना हो, या फिर ऐसे कहो कि उसमें और कोई हानिकारक चीज़ मिला ना हो। जैसे कि अगर हम शहद खरीदते हैं तो आमतौर से शहद में क्या होता है, चीनी मिला के दे देता है, तो बोलते हैं शहद ना शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि शहद में चीनी भी डाल दिया गया है। तो अब वो जिस तरह से शहद ओरिजिनल होना चाहिए वैसा नहीं है। वैसे ही ना मसाला भी होता है, मसाला कोई भी मान लो लौंग खरीदेंगे या फिर पिसा हुआ जब खरीदते हैं खास करके तो उसमें कुछ और मसाला वगैरह डाल देता है, तो हम बोलते हैं शुद्ध नहीं है ना। आम तौर से ऐसे हम शुद्ध या अशुद्ध डिसाइड करते हैं। लेकिन जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, इस वाले चैप्टर को, साइंस जब पढ़ेंगे, चैप्टर नहीं साइंस को ही जब पढ़ेंगे, तो साइंस में शुद्ध अशुद्ध वैसे ही नहीं देखा जाता है जैसे बाजार के अंदर देखा जाता है कि उसमें अगर मिलावट है तो बोलेंगे शुद्ध है, शुद्ध नहीं है अशुद्ध है, और अगर मिलावट नहीं हुआ तो बोलेंगे शुद्ध है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। क्या है, कैसा है वो देखो अभी। रसोई में उपयोग की जाने वाली कुछ वस्तुएं, रसोई मतलब वो किचन जहाँ पे खाना वगैरह बनाते हैं। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? तो इस पे सब पे शुद्ध शुद्ध लिखा होता है, प्योर लिखा रहता है इंग्लिश में, और हिंदी में शुद्ध लिखा होता है। एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ है, मतलब शुद्ध का मतलब है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो। लेकिन वैज्ञानिक के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं। यहीं पे बात आया ना जो बता रहे थे कि आम इंसान के लिए तो शुद्ध अलग चीज़ है लेकिन वैज्ञानिक के लिए शुद्ध अलग है। मान लेते हैं क्या कह रहा है कि अगर एक शुद्ध घी लाएंगे ना, जिसमें घी के अलावा और कुछ भी मिला ना हो, डालडा वाल्डा नहीं मिलाया हो या फिर कोई भी दूसरा केमिकल नहीं मिलाया हो, फिर भी वैज्ञानिक क्या कहेगा कि वो घी शुद्ध नहीं है। तो हम लोग को ना वो मार्केट वाला नहीं समझना है। यहाँ जो शुद्ध नहीं है वैज्ञानिक कह रहा है, इसलिए नहीं कह रहा है कि इसके अंदर खराबी है या मिलावट है, वो इसलिए कह रहा है क्योंकि विज्ञान के अंदर शुद्ध का मतलब होता है कि हम अगर एक तरह का चीज़ लेंगे तो सिर्फ एक ही तरह का चीज़ होना चाहिए, उसमें और दूसरा नहीं होना चाहिए। अगर दूसरा होगा तो उसको हम शुद्ध नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे मिश्रण। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था यहाँ पे। अतः शुद्ध नहीं है। अब समझ में आ गया होगा शुद्ध क्यों नहीं कह रहा है वैज्ञानिक इसको। शुद्ध होगा बाजार के हिसाब से, प्योर होगा, फिर भी वैज्ञानिक शुद्ध नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि घी एक चीज़ से मिलकर बना हुआ नहीं है। अच्छा, किससे मिलकर बना हुआ है? देखो आगे बता रहा है। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। अगर हम दूध लेंगे तो दूध में पानी भी होता है, वसा मतलब चर्बी भी होता है जिसको फैट बोलते हैं, प्रोटीन भी होता है और बाकी विटामिन वगैरह भी होता है इसके अंदर। आदि का मिश्रण है। समझ में आया? इसलिए दूध को क्या बोलेंगे हम? दूध को वैज्ञानिक शुद्ध नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि इस दूध में एक से ज़्यादा तरह का चीज़ है, जल भी है, वसा भी है, प्रोटीन भी है। समझ में आ गया होगा। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है, मतलब इसका मतलब है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होंगे। मतलब जो भी कण लेंगे ना उसका रासायनिक प्रकृति एक जैसा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ही बताते हैं। जैसे यहाँ पे ही देख लो, जैसे जल लेंगे तो पानी जब लोगे ना तो पानी में बहुत सारा कण है लेकिन सारा कण एक जैसा है, तो पानी मेरा क्या हो गया? पानी मेरा शुद्ध हो गया।
वैसे ही वसा लेंगे तो वसा जो फैट लेंगे ना, तो सिर्फ फैट का ही कण है उसके अंदर, तो उसको हम बोलेंगे शुद्ध। प्रोटीन जब लेंगे ना, तो प्रोटीन में सिर्फ प्रोटीन है, तो प्रोटीन को हम बोलेंगे शुद्ध। लेकिन जब हम दूध लेंगे तो दूध को शुद्ध नहीं बोलेंगे। दूध को शुद्ध क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि दूध के अंदर पानी भी है, वसा भी है, प्रोटीन भी है। अब समझ में थोड़ा थोड़ा आया होगा। रासायनिक प्रकृति मतलब समझो उसका गुण, अगर पानी है तो सिर्फ पानी के होना चाहिए, पानी वाला ही गुण होना चाहिए उसके अंदर। अगर वसा है, चर्बी लेंगे तो सिर्फ चर्बी होगा और कुछ नहीं होगा। वैसे ही लोहा को देख लो, अगर लोहा का सामान लेंगे ना, तो सिर्फ लोहा होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, बता दिया यहाँ पे भी। ऐसे एक और थोड़ा सा और अगर समझना होता है ऐसा समझो, अगर पानी लेंगे ना हम, तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। H2O का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन 2 ठो है, ऑक्सीजन 1 ठो है। तो पूरे पानी में कहीं भी लेंगे ना, तो हमको सिर्फ यही H2O मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए पानी क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। एक दूसरा तरीका से बताएं इसी बात को। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने। अवयव मतलब चीज, दो या दो से अधिक चीज से मिलकर बना होता है। अब यहाँ ध्यान दो, हमारे आसपास जो भी हम चीज ले लेंगे, मान लो ये कागज ले लेंगे, ये कागज भी जो तुमको नजर आ रहा है, ये दो या दो से ज्यादा चीज से मिलकर बना हुआ है। इसके अंदर ये कागज जो लेते हैं ना, पहले तो तुम इस कागज को देख लो, इसके ऊपर इंक भी है, फिर कागज भी है, अलग अलग रंग भी है, तो हमको दिख गया कि एक से ज़्यादा तरह का चीज़ है इस पर। उसके अलावा भी अगर तुम देखोगे तो ये जो कागज़ है वो, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन वगैरह भी है। अभी तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा, बस अब इतना समझो कि हम अपने आसपास कुछ भी दो, ये पेन देखेंगे या मेरा हाथ है या कोई भी टेबल है, मोबाइल फ़ोन है, कुछ भी जो हम देखते हैं ना अपने आसपास नज़र दौड़ा करके, तार देख लो, दीवार देख लो, बेंच देख लो, चप्पल देख लो, कपड़ा देख लो, कुछ भी देखो, वो सब ना एक से ज़्यादा चीज़ से मिलकर बना होता है। हम लोग को देखने में भले लग जाए कि कपड़ा ही तो है सर, एक ही तो लग रहा है कपड़ा, लेकिन असल में उस कपड़े के अंदर अलग अलग तरह का चीज होता है। देखो आगे, उदाहरण के लिए समुद्र का जल, मान लो समुद्र का जल लेंगे, तो ये वाला जल ना जो अभी हम पहले बताए थे, ये प्योर जल जब होगा तो उसको हम बोलेंगे शुद्ध है। लेकिन समुद्र का जब जल लेंगे ना, तो उस जल को हम शुद्ध नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उस जल में नमक भी होता है, बहुत सारा दूसरा मिनरल भी होता है, पानी भी होता है। समझ में आ रहा है? तो समुद्र का जल आपका शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ मिला होता है। खनिज भी, खनिज वो क्या है? वो सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, ये सब जो था ना वो, या फिर जमीन के अंदर से जो खनिज निकलता है ना, जिसमें कि सोना, लोहा, ये सब मिलता है, उसमें बहुत, मान लो कि हमको खनिज निकालें, उस खनिज में ना लोहा है, तो लोहा के साथ और भी बहुत सारा चीज़ मिला होता है, मिट्टी होता है, कंकर पत्थर होता है, और दूसरा धातु वगैरह भी मिला होता है। आगे जब चैप्टर पढ़ाएंगे ना तब समझाएंगे ये खनिज क्या है। ऐसे अभी मोटा मोटी समझो, खनिज मतलब पत्थर का टुकड़ा या मिट्टी का टुकड़ा जिसके अंदर बहुत सारा अलग अलग धातु वगैरह होगा, लोहा वगैरह हो जाएगा, कैल्शियम वगैरह हो जाएगा, अलग अलग चीज़ मिला होगा। ठीक है, तो उसके अंदर से हम धातु वगैरह, धातु को निकालते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है खनिज, आगे आएगा चैप्टर में बताएंगे डिटेल इसको। मिट्टी आदि, मिट्टी में भी बहुत सारा चीज़ मिला होता है, हम ऑलरेडी जानते हैं मिट्टी में क्या होता है, बालू का कण होता है, ह्यूमस मिला होता है, और इसमें बहुत सारा मिनरल, ये खनिज भी तो मिट्टी के अंदर ना होता है, बहुत सारा चीज़ मिला होता है मिट्टी के अंदर। अब पढ़ेंगे हम मिश्रण के बारे में। तो इसमें हम क्या पढ़ लिए फिलहाल, हम इसे पढ़ लिए कि वैज्ञानिक के हिसाब से शुद्ध का मतलब है उसमें एक ही तरह का चीज़ होगा, और नॉर्मली जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हर चीज़ एक से ज़्यादा चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है। अब हम पढ़ेंगे बारी बारी से। तो क्या पढ़ेंगे? यही बात कि मिश्रण क्या है, शुद्ध चीज़ क्या है, वो थोड़ा डिटेल पढ़ने वाले हैं। चलो मिश्रण से स्टार्ट करते हैं। मिश्रण क्या है? मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। ये तत्व यौगिक क्या है, वर्ड वाले में बताए हैं, फिर भी समझ लो। तत्व का मतलब वो लोहा टाइप का, लोहा, सोना, ये जो इसमें ना एक ही तरह का एटम होगा। यौगिक क्या? ये भी शुद्ध है, इसका गुण एक तरह, रासायनिक प्रकृति या रासायनिक गुण कह लो, वो एक जैसा होगा, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा आइटम होगा। जैसे पानी लो, तो पानी तो हमारा यौगिक है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और जो ऑक्सीजन है वो तुम्हारा तत्व है, क्योंकि ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन है और कुछ नहीं है। समझ में आ गया होगा? जैसे लोहा है तो वो तत्व है, लेकिन अगर हम वो जंग लगता है ना Fe2O3, वो क्या है? तुम्हारा यौगिक है। या कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे CO2, ये तुम्हारा यौगिक है। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। तो सोडियम क्लोराइड को हम किससे अलग करते हैं? देखो, जल में मतलब समुद्र का जो पानी होता है ना, उसमें से सोडियम क्लोराइड मतलब नमक को अलग करते हैं। अभी बताएं थोड़ी देर पहले ना कि समुद्र के पानी में नमक होता है, तो उस नमक का नाम ही है सोडियम क्लोराइड। ये जो नमक हम लोग खाते हैं घर में, उसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो उसमें से हम सोडियम क्लोराइड को अलग करते हैं। कैसे करते हैं? तो पता है, समुद्र के पानी को गड्ढा में डाल देते हैं, धूप का रोशनी पड़ता है, पानी उड़ जाता है और नमक उसके अंदर बचता है, तो उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। आसवन क्या होता है? तो आसवन विधि आएगा आगे तो पढ़ाएंगे। उसमें क्या होता है, जैसे कि फिटकरी, ये
क्या ही बताएं। मान लो कि नमक ही हमको बनाना है, तो पानी में क्या करेंगे, हम धागा वगैरह डाल देंगे और नमक का जो कण होगा ना धागा में आके सटेगा और धीरे धीरे जितना भी कण है वो आपस में जुड़ने लगेगा। इसको आसवन विधि बोलते हैं हम। अब आगे देखो, इससे भी अलग होता है, ये तरीका बहुत अच्छा है, इसको डिटेल पढ़ाएंगे आगे। यद्यपि ये हालांकि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है। सोडियम क्लोराइड शुद्ध पदार्थ है। और कैसा शुद्ध पदार्थ है, तो यौगिक है। क्यों? क्योंकि इसमें सोडियम भी है और क्लोरीन भी है, ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ है। और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयव में पृथक नहीं किया जा सकता है। और ये अभी जैसे बताया ना कि सोडियम क्लोराइड किससे बना है, सोडियम से Na, क्लोरीन से Cl से। लेकिन हम नमक को आराम से आसानी से हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि नमक लिए उसमें से सोडियम को अलग कर लिए, क्लोरीन को अलग कर लिए। जैसे एग्जांपल में समझो, अगर हम पानी लेंगे H2O को, तो क्या हम चाहेंगे कि उसमें से हाइड्रोजन अलग कर लें, ऑक्सीजन अलग कर ले, तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो वही बता रहा है कि भौतिक विधि से हम उसको आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। भौतिक विधि मतलब वही काटना, चीरना, फाटना, गर्म करना, ठंडा करना, ये सब जो होता है ना उसको बोलते हैं भौतिक विधि। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव है। चीनी भी क्या है, वो आमतौर से तुम उसको समझ लो, कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं ना, C6H12 वो 6, अभी उसी को मान के चलो तुम, ठीक है। तो वो शुगर का ही एक टाइप होता है कार्बोहाइड्रेट। तो वो जो चीनी है तुम्हारा, उसमें भी क्या होता है कि वो शुद्ध पदार्थ है। क्यों? क्योंकि C6H12 O6 अगर हम ले रहे हैं तो इसमें कार्बन 6 ठो है, हाइड्रोजन 12 ठो है, ऑक्सीजन 6 ठो है, तो यही है पूरे में, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो उसको हम बोलेंगे शुद्ध है जो चीनी है। और इसका यौगिक समान रहता है। यौगिक समान रहता है मतलब ये एक तरह का रहता है। जो चीनी है पूरे में मीठा ही मीठा बराबर रहेगा बिल्कुल। पेय पदार्थ मतलब पीने की चीज़ें। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं, हमको पता है। पीने का जो चीज़ होगा, मान लो शरबत पियेंगे तो शरबत का कण बहुत छोटा छोटा होगा और मिट्टी का कण जो होगा वो बड़ा बड़ा होगा उससे। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो सकते हैं इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत मतलब किसी भी जगह से प्राप्त हो, इसके अभिलाक्षणिक गुण मतलब उसके गुण एक समान होंगे। मान लो कि अगर पानी लेंगे तो पानी तुम चापाकल का ले लो, चाहे तुम पानी को तुम क्या करो कि नाली के पानी में से पानी को छान करके अलग करो, या फिर तुम समुद्र के पानी में से पानी को अलग करो। कहीं से भी पानी को लेकर जब हम साफ करेंगे, अलग करेंगे, तो उसका गुण एक ही तरह का होगा। ये नहीं कि समुद्र का पानी में से जो पानी निकलेगा वो अलग तरह का होगा, चापाकल से जो पानी निकलेगा वो अलग तरह का होगा। जब उसको हम साफ कर लेंगे तो सब जगह पानी एक ही जैसा होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो हम ऊपर वाले से हम देखें ना कि कोई भी चीज़ जब हम लेंगे तो उसमें एक से ज़्यादा चीज़ मिला होता है। मान लो पेय पदार्थ ही ले लो, शरबत लेंगे तो शरबत में चीनी भी होगा, उसमें पानी भी होगा, उसमें नींबू वगैरह भी होगा, या फिर दूसरा चीज़ मिलाएंगे हम। मिट्टी लेंगे तो उसमें भी एक से ज़्यादा चीज़ मिला होगा। तो कोई भी चीज़ जो आसपास देखते हैं उसमें एक से ज़्यादा चीज़ होता है। तो अभी क्या समझे मिश्रण से हम? तो मिश्रण का मतलब होता है ऐसा चीज़ जिसमें एक से ज़्यादा तत्व या यौगिक मिला हो, या फिर एक से ज़्यादा चीज़ मिला हो आसानी के लिए। मिश्रण के प्रकार। अब मिश्रण कितनी तरह के होते हैं? ठीक है, मिश्रण तो हम जान गए कि मिश्रण क्या है। अब मिश्रण कितनी तरह के होते हैं ये देखेंगे। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। बोलता अवयव की प्रकृति के अनुसार मतलब जिस तरह का अवयव लेंगे ना उसी के हिसाब से विभिन्न प्रकार का मिश्रण निर्माण होता है, उस तरह का मिश्रण बनेगा। मान लो जाहिर सी बात है कि अगर हम लिक्विड लेंगे, पानी लेंगे, दूध लेंगे, तो उससे जो बनेगा मिश्रण वो अलग होगा। अगर हम लोहा लेंगे और एल्युमिनियम लेंगे, उसको मिलाएंगे, तो उससे जो मिश्रण बनेगा वो अलग बनेगा। मिट्टी लेंगे और बालू लेके मिला देंगे, उसका जो मिश्रण बनेगा वो अलग बनेगा। तो जिस तरह का हम सामान लेंगे वैसा ही मिश्रण बनेगा। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। तो चूंकि हम जान गए कि मिश्रण कई तरह का हो सकता है, तो अब उसके बारे में हम जानेंगे। क्रियाकलाप 2.1 कक्षा को अ, ब, स और द समूह में बांटें। मतलब 4 ग्रुप बना देना है। पहले वाले को अ बोलेंगे, दूसरे वाले को ब, फिर स, ऐसे करके बनाना है। एक बीकर जिसमें 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो, समूह अ को दें। पहले वाले में क्या करेंगे, एक बीकर जिसमें 50 ml जल, 50 ml जल मतलब बताए थे ना थोड़ा सा होता है, मतलब कि इतना गोल, इतना मोटा अगर होगा ना ढक्कन, तो इतना ऊंचा, इतना ऊंचा 50 ml के आसपास हटेगा जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट आमतौर से नीला कलर का होता है, उसको डालना है। समूह को दे देना है, ठीक है। समूह ब को एक बीकर में 50 ml जल पानी लेना है तथा 2 चम्मच कॉपर सल्फेट लेना है। अब इसमें पहले वाले में 1 चम्मच डाले थे, इसमें 2 चम्मच डालेंगे, तो जाहिर सी बात है ये गाढ़ा बनेगा ना इसका रंग जो होगा। कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक समूह 100 और द को दें। अब क्या करना है, अगले वाले को कॉपर सल्फेट देना है, नहीं तो पोटेशियम आयोडाइड, ये बैगनी कलर का होता है पोटेशियम आयोडाइड, या फिर हमको क्या करना है नमक दे देना है। नमक हम जानते हैं ना वो
उसका कोई कलर खास नहीं होता है, लेना है और स और द को दे देना है। दोनों को अवयवों को की पृथक पृथक मात्रा दें। पृथक पृथक मतलब अलग अलग, पहले वाले को अगर 1 चम्मच देंगे तो दूसरे वाले को 2 चम्मच देंगे, यानी कि बराबर बराबर नहीं देना, अलग अलग देना है। ये कह रहा है, बहुत सिंपल है। अब पृथक पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें। अब दोनों को जो पानी भी दिया है और सबको अलग अलग मात्रा में हम दिए हैं ना, ये कॉपर सल्फेट दिए हैं, किसी को पोटेशियम मैग्नेट दिए हैं, किसी को नमक दिए हैं, तो मिलाना है, मिला करके मिश्रण तैयार कर लेना है। अब क्या करना है, उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। मतलब उसका रंग देखना है और कैसा बनावट है ये देखना है, रिपोर्ट तैयार करना, मतलब ऐसे लिखना है कि किसमें क्या हुआ, किसमें क्या हुआ, किसमें क्या हुआ। समूह अ और ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है। अ और ब को क्या प्राप्त हो रहा है, मिश्रण, जिसकी बनावट समान होती है। अ और ब में जो लेंगे हम, अ और ब में क्या हुआ था, पहले वाले में हम कॉपर सल्फेट डाले थे 1 चम्मच, दूसरे वाले में डाले थे 2 चम्मच, तो उसमें जो होगा वो कैसा होगा, उसका बनावट बराबर होगा, बिल्कुल एक जैसा लगेगा दिखने में वो। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण, मतलब कि बराबर से फैला हुआ मिश्रण, कहीं पे भी ज़्यादा गाढ़ा, कम गाढ़ा, पतला नहीं होगा, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक एक जैसा होगा, बराबर होगा। अथवा विलयन कहेंगे, इसी को समांगी मिश्रण ही बोलते हैं, और इसका एक और नाम है विलयन। विलयन क्या हुआ, तो ऐसा घोल जिसमें बिल्कुल बराबर से चीज़ घुला हो, एक बराबर घुला हो। इस तरह के मिश्रण के कुछ अन्य उदाहरण हैं। अच्छा, और दूसरा उदाहरण भी हो सकता है, जैसे जल में नमक और जल में चीनी। अगर नमक भी डालेंगे तो बिल्कुल ऊपर से नीचे तक एकदम एक जैसा होता है ना, ये तो नहीं कि ऊपर ज़्यादा नमकीन लग रहा है नीचे कम नमकीन लगेगा, नहीं ना, घोल देंगे तो बिल्कुल बराबर घुलता है वो। वही बात बता रहा है कि चीनी या और नमक का भी जो घोल होता है वो भी आपका समांगी मिश्रण है या विलयन है, उसको भी विलयन बोलेंगे हम, या समांगी मिश्रण बोलेंगे। दोनों समूहों से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। दोनों समूह से जो घोल मिलेगा तो क्या होगा, पहले वाले का रंग हल्का होगा क्योंकि एक में डाले थे, दूसरे वाले का गाढ़ा होगा। यद्यपि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, यद्यपि मतलब फिर भी, हालांकि बोलते हैं ना, तुमको इतना पैसा दिए फिर भी तुम ऐसे किए, वही बात होता है, यद्यपि मतलब फिर भी, हालांकि, लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता, तीव्रता मतलब रंग की तीव्रता मतलब रंग का गाढ़ापन पृथक पृथक है, अलग अलग है। यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रख सकता है। समांगी मिश्रण मतलब बराबर से फैला हुआ जो मिश्रण है, हो सकता है कि एक ठो हल्का हो, एक ठो उससे गाढ़ा हो, लेकिन ये जरूरी है कि बिल्कुल ऊपर से नीचे तक बिल्कुल बराबर होगा, कम ज़्यादा कहीं पे नहीं होगा, समांगी मिश्रण में या विलयन में। इंपॉर्टेंट है। समूह स और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया है उसके अंश भौतिक दृष्टि से, मतलब दिखाई देने से, दृष्टि मतलब नजर आना होता है, भौतिक मतलब वो जो आंख से दिखता है वो, से पृथक है। ये जो स और द लिया है, स और द में क्या किया था, तो इसी बारे में बोल रहा है, समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रखता है। समूह स और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया है उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक है। मतलब क्या है कि उसका जो भौतिक अंश वो अलग है। देखो दूसरे स द यानी तीसरा और चौथा वाले में क्या हुआ था, कॉपर सल्फेट भी लिया था, पोटेशियम आयोडाइड भी लिया था, नमक भी लिया था, तीनों चीज़ को मिलाया था, तो ये आपस में ठीक से घुलता नहीं है। तो ये ठीक से चूंकि नहीं घुल रहा है तो ये ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक जैसा बराबर नहीं होगा। तो इसको, इस तरह के मिश्रण को विसमांगी मिश्रण बोलते हैं। मतलब अगर एकदम बराबर से अगर नहीं घुला हुआ है तो बोलेंगे विसमांगी मिश्रण। ये तो एग्जाम्पल समझ में अच्छे से नहीं आया होगा, आगे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन। सोडियम क्लोराइड लेंगे, सोडियम क्लोराइड क्या है, वही NaCl, नमक ले लो। लोहे का छीलन मतलब लोहा का छोटा छोटा बिल्कुल टुकड़ा, जो वो फैक्ट्री वगैरह में बनाता है, बनाने के टाइम में छोटा छोटा टुकड़ा निकलता है लोहा का, वो लेना है। नमक और सल्फर, यानी कि पहले इसको समझ लो, सोडियम क्लोराइड और लोहे का छिलका ले लो, लोहे का छीलन, तो नमक को लोहे का छीलन को मिलाएंगे तो बराबर से वो बिल्कुल होगा, ऊपर से नीचे तक जैसे चीनी पानी में घुल जाता है एकदम बराबर से, वैसे घुलेगा, बराबर से मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। नमक और सल्फर, नमक और सल्फर को मिलाओ, नमक और सल्फर को ले लो, ये दोनों आपस में मिलेगा, नहीं मिलेगा। जल और तेल, जल को और तेल को मिलाएंगे तो बराबर से मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, शुरुआत में मिलेगा फिर तेल ऊपर हो जाएगा, पानी नीचे हो जाएगा। तो जल और तेल विसमांगी मिश्रण के अन्य उदाहरण। तो समझ में आ गया होगा इस वाले में। समांगी मिश्रण मतलब ऐसा मिश्रण जिसमें ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक बराबर हो, इसको विलयन भी कहते हैं। विसमांगी मिश्रण मतलब ऐसा मिश्रण जिसमें ऊपर से नीचे तक बिल्कुल बराबर ना हो, इसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। क्रियाकलाप 2.2 देखो। आइए पुनः कक्षा को 4 समूहों अ, ब, स और द में बांटते हैं। फिर से 4 में बांट देना है। प्रत्येक समूह को नीचे दिए हुए नमूने में से, नमूना मतलब सैंपल बोलते हैं, चावल खरीदने जाते हैं, अच्छा थोड़ा सा नमूना देखा हो तो थोड़ा सा सैंपल दो, तो सैंपल मतलब या नमूना मतलब वो थोड़ा सा जो चीज़ देखते हैं। तो प्रत्येक समूह को नीचे दिए हुए नमूने में से एक दें, मतलब नीचे कुछ सामान लिया है थोड़ा थोड़ा, उसमें से एक तो दे देना है। देखो क्या है, पहला को क्या करना है, समूह अ को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दें। कॉपर सल्फेट फिर से देंगे,
एक बार देखना इसको यूट्यूब पे कैसा होता है ये। समूह ब को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दें। ब को क्या करना है, 1 चम्मच कॉपर सल्फेट देंगे। इसको दाना दिए हैं, इसको क्या कर रहे हैं, 1 चम्मच मतलब पाउडर दे रहे हैं। समझ में आ रहा है, 1 चम्मच का मतलब पाउडर में से दे रहे हैं। समूह स को चौक या चूर्ण या गेहूं का आटा दें। चौक दे दो या कुछ चौक का चूर्ण, या तो चौक का जो चूर्ण बनता है ना बिल्कुल महीन वाला वो दो, नहीं तो गेहूं का आटा दे दो, ठीक है ना। अब क्या है, समूह द को दूध या स्याही की कुछ बूंद दो। पहले वाले को दाना दिए हैं, दूसरे वाले को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का वो चूर्ण दे दिए, तीसरे वाले को हम क्या किए हैं, गेहूं या फिर चौक का पाउडर दिए हैं, चौथे वाले को दूध या स्याही दिए हैं। अच्छी बात है। छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से, मतलब इसकी मदद से, कांच का छड़ मतलब कांच का छड़, नमूनों को जल में मिलाने को कहें। अब क्या करना है, जिसको चारों ग्रुप को ना, जिसको जो सामान दिए हैं उसको क्या करना है, लेके मिलाना है। क्या कण जल में दिखाई देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कॉपर सल्फेट का कण जो होगा वो बिल्कुल घुल जाएगा। जैसे नमक पानी में घुल जाए तो दिखाई देगा, नहीं देगा ना। लेकिन जब क्या बोलते हैं कि ये भी घुल जाएगा अच्छे से, घोलने पे ये भी घुल जाएगा। लेकिन ये जो तुम्हारा है गेहूं को कितना भी अच्छा घोलोगे तो अच्छे से घुलेगा नहीं, वो तुमको दिखाई देगा और गेहूं नीचे बैठेगा। या चौक भी है तो नीचे बैठेगा, बिल्कुल बराबर से नहीं होगा, नीचे गाढ़ा होगा ऊपर पतला होगा। और दूध या स्याही को घोलें तो बिल्कुल बराबर से घुलेगा। अच्छा, अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो घोल लिए। अब क्या करना है, टॉर्च से प्रकाश की किरण को, टॉर्च लेके ऐसे जलाना है, टॉर्च का रोशनी आगे आना चाहिए। बीकर पर डालें, बीकर मतलब वही बर्तन जिसमें हम घोले हुए हैं, और इसके सामने से देखें क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है, तो कुछ में दिखाई देगा कुछ में नहीं देगा, ठीक है। अब मिश्रण को कुछ क्यों दिखाई देगा, देखो इसमें ये जो अभी जो मिश्रण बना रहा है ना, इसका कण बड़ा होता है थोड़ा सा, तो कण जब बड़ा होगा ना, रोशनी जब जाता है तो उसमें टकराता है तो रोशनी फैल जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव, जो आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग। अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दो। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर लें। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो खोले हैं उसको ला करके थोड़ा देर के लिए छोड़ देना है। अब क्या करना है, मिश्रण को छानने के लिए कुछ उपकरण ले आना। उपकरण मतलब वही तुमको सामान वगैरह कुछ जिससे हम उसको छानेंगे, जैसे छन्ना हो गया एक उपकरण है, फिल्टर पेपर हो गया एक उपकरण है। क्या मिश्रण स्थिर है या कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू कर देते हैं, तो नीचे बैठेगा, ठीक है। ये गेहूं का चौक का पाउडर तो तुरंत नीचे बैठेगा, स्याही वगैरह नीचे नहीं बैठेगा और दूध वगैरह नीचे नहीं बैठेगा। समझ में आ रहा है, बैठेगा नहीं, भी फैला रहेगा। लेकिन अच्छा आगे आएगा तो बताएंगे, अभी आएगा आगे। मिश्रण को छान ले। अब क्या करना है, छानना भी है, तो इसमें से कुछ छान पाएंगे, कुछ दूध को पानी में मिलाएंगे तो छनेगा, वो नहीं छनेगा ना। लेकिन चौक का पाउडर को अगर छानेंगे एकदम महीन कपड़ा से तो छन जाएगा ना, वो बहुत सारा ऐसा छनेगा, बहुत सारा नहीं छनेगा, लेकिन छनेगा, कुछ ऐसा जरूर छन जाएगा इसका, तो छानना है। मिश्रण को छान ले। क्या छानक पत्र मतलब कि छानने वाला जो ये कपड़ा है पर कुछ शेष बचता है, हाँ बचता है, कुछ में बचेगा कुछ में नहीं बचेगा। कक्षा में परिणामों पर चर्चा कीजिए, मतलब जो भी परिणाम है आपका, जो भी आप देखे हैं उस पर बातचीत करना है। इस क्रिया पर एक मत बनाने का प्रयत्न करें, मतलब एक राय बनाइए। आप इसको देख करके एक राय बनाइए कि आप जो भी प्रैक्टिकल किए हैं, अभी परीक्षण किए हैं, उसमें क्या सीखे हैं। तो हम क्या सीखेंगे, ये सीखेंगे कि जब हम ये 4 ठो घोल बनाए ना, तो इसमें से जो बहुत महीन दाना वाला होगा वो छन्नक से बिल्कुल पास कर जाएगा, और हमको छन्नक में कुछ मिलने वाला नहीं है। और कुछ जो दाना बड़ा होगा जैसे चौक या गेहूं का, वो उसमें से कुछ पार करेगा, कुछ बच जाएगा। समझ में आया। और ये भी जब रोशनी मारे थे तो उसमें भी हमको ये पता चलेगा कि कुछ जो होता है उसमें से रोशनी बिल्कुल सीधा पास कर जाता है, रोशनी का रास्ता दिखाई नहीं देता है। और किसी किसी में से क्या होगा, जिसका दाना बड़ा होगा, कण बड़ा होगा, उसमें रोशनी फैल जाएगा। समूह अ और ब एक विलयन पाते हैं। अच्छा बता दिया यहाँ पे, समूह अ और ब विलयन है। बताया थे ना, कॉपर सल्फेट का दाना लो या कॉपर सल्फेट चम्मच में लो, वो क्या होगा, बराबर से घुल जाएगा ना, तो विलयन है। विलयन क्यों कह रहा है, विलयन इसलिए कह रहा है कि ये बिल्कुल बराबर से घुलता है, समांगी है, और इसका कण बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि छानक से भी वो ऊपर कुछ बचेगा नहीं, और रोशनी मारेंगे ना तो रोशनी को जाने देगा, टकराएगा भी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ब बता दिए, और ब का मतलब कॉपर सल्फेट वाला घोल, इसमें दाना घोलो चाहे तुम पाउडर लेके घोल दो, वो विलयन होगा। बहुत छोटा दाना होता है, तो न छन के बाहर निकलने वाला है और न रोशनी को फैलाने वाला है। अब आगे देखो,
समूह स एक निलंबन है। समूह स कौन सा है? जिसमें चौक या गेहूं डाले थे, तो इसे निलंबन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बेचारा घुलता ही नहीं है ठीक से। ये जब घोल दोगे छोड़ेंगे ना तो थोड़ा देर के बाद नीचे बैठ जाएगा। तो ये हमको साफ साफ पता चलता है कि ये तुम्हारा क्या है कि अच्छे से घुला हुआ नहीं है। तो निलंबन तो समझो सबसे घटिया वाला हो गया, जो बिल्कुल भी अच्छा से नहीं घुलता है। ये रोशनी को तो बिल्कुल आराम से जब टॉर्च मारेंगे ना तो एकदम साफ से बड़ा बड़ा अलग अलग कर देगा रोशनी को, मतलब रोशनी का नजर आएगा, रोशनी लाइट। अब देखो द वाले पे, ये इंपॉर्टेंट है। समूह द एक कुलाइड विलियन है। कुलाइड विलियन क्या है? बीच वाला। ना तो विलियन की तरह एकदम छोटा है कि रोशनी को पार करने दे, ना निलंबन कितना एकदम बड़ा बड़ा है कि छन्नक पत्र में ही छन के आ जाए। ये कैसा होता है कुलाइड विलियन? ये कुलाइड विलियन का मतलब है छन्नक पत्र से छनेगा तो नहीं, छोटा इतना है कि पास कर जाएगा, लेकिन जब रोशनी मारेंगे तो रोशनी को फैला देगा। ये बीच वाला है, यानी ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा। ये वही बात बता रहा है, ये छानक पत्र है, मुड़ा हुआ छानक पत्र, इसको ऐसे मुड़ा है बीच से। मान लो कि ऐसे उठा के ऐसे करेगा तो ऐसा हो जाएगा ना, और फिर इसको एक बार और ऐसे मोड़ेगा तो ये एक चरखुट हो जाएगा, और फिर इसको गोल बना लेगा, खोल करके गोल बना लेंगे। ठीक है, तो ये इस पहले इससे यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, छानक पत्र का शंकु, शंकु इस वाले सेब को बोलते हैं शंकु। ठीक है ना, वो जो कि वो खाते हैं ना आइसक्रीम, वो शंकु ही होता है, कोन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। आगे देखो, कांच की छड़ से घोले थे, छानक पत्र के साथ संलग्न मतलब लगा हुआ, संलग्न कीप, छानक पत्र के साथ लगा हुआ कीप। ये जो कीप है ना, कीप, ये कीप है, ये कीप है। इस कीप में ये छानक पत्र है, ये जो लगाए हैं इसको डाल दिए हैं, तो वही बोल रहा है छानक पत्र के साथ संलग्न मतलब लगा हुआ कीप में निथरा हुआ द्रव। निथरा हुआ द्रव मतलब अलग हुआ हुआ, निथरा, निथरा मतलब बचा हुआ, अलग हुआ हुआ, निथरा हुआ। कीप हो गया ये, परखनली हो गया जिसमें कि हम छान के ला रहे हैं, छना हुआ द्रव हो गया ये। अब आगे देखो, निस्यंदन छानने की प्रक्रिया, इसको क्या बोलते हैं? निस्यंदन बोलते हैं। ये जो फिल्टर पेपर से हम छानते हैं चीज़ों को, इसको बोलते हैं निस्यंदन। इंग्लिश में बोलते हैं फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन तो समझ में आता होगा, लिक्विड में से कोई पार्टिकल के सॉलिड को अलग करना, ठीक है ना, छान करके। अब हम विलयनों, निलंबनों और कुलाइड विलयनों के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम दो बात पढ़ लिए यहाँ पे। पहला तो ये पढ़े समांगी विसमांगी। समांगी मतलब बिल्कुल बराबर से वो होगा, जिसको विलयन भी बोलेंगे। विसमांगी जो कि बराबर से नहीं होगा, उसको विसमांगी बोलेंगे। विसमांगी फिर दो तरह का हो जाएगा, एक तुम्हारा निलंबन, एक होगा कुलाइड विलयन। निलंबन बिल्कुल घटिया होगा, इसमें कण बड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि छान के भी अलग कर सकते हैं, जैसे गेहूँ का पाउडर या फिर चौक का पाउडर। और कुलाइड विलयन इससे थोड़ा ठीक होता है, पार्टिकल छोटा छोटा होता है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं होता है। इतना छोटा होता है कि घोलेंगे तो बैठे उठेगा नहीं नीचे। दूध को अगर पानी में घोलेंगे तो दूध तो नीचे नहीं बैठेगा ना, बराबर से ही घुलेगा। लेकिन इतना भी छोटा नहीं होता है कि रोशनी मारेंगे तो पार नहीं करने दे, मतलब कि पार न करने दे, वो नहीं करने देता है। बड़ा बड़ा मतलब कि थोड़ा बड़ा होता है, तो रोशनी जब जाता है तो टकराता है, तो रोशनी का जो रास्ता है वो नज़र आ जाता है। विलयन क्या है, प्रश्न बाद में करेंगे हम लोग। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, बता दिए, एक बराबर फैला हुआ। आप प्रतिदिन मतलब हर रोज बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। हाँ, बहुत तरह का विलयन देखते हैं हम। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण है। ठीक है, नींबू जल, सोडा जल, वो जो कोका कोला वगैरह पीते हैं ना, वो सब क्या है, विलयन है। क्यों, बता दिए पहले अच्छे से। प्रायः आमतौर से, प्रायः मतलब आमतौर से, हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं। तरल पदार्थ मतलब बहने वाला चीज़, तो ऐसा तरल पदार्थ उसको मानते हैं, सोचते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों, है ना। जब भी हम बात करेंगे विलयन के बारे में, तो विलयन लगता है कि ऐसा पानी की तरह का चीज़ होगा जिसमें कोई ठोस जैसे कि चीनी या नमक, द्रव जैसे कि दूध या स्याही, या गैस जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड घुला होगा। लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन मतलब कि मिश्र धातु। ठोस विलयन मतलब क्या हुआ, ठोस में मिला हुआ ठोस। जैसे कि लोहा को क्या करेंगे, तांबा के साथ गर्म करके मिला देंगे, तो ये जो मिलेगा ना बिल्कुल पिघलने के बाद जो बना है मिश्रण, वो ठोस का विलयन है, ठोस का मिश्रण है। ठीक है, और गैसीय विलयन जैसे कि वायु, हवा जो होता है ना, हमारे आसपास जो हवा है, इसे बहुत सारा गैस मिला हुआ था, गैस गैस में मिला हुआ है ना, तो बोलेंगे गैस का मिश्रण है। बहुत ईजी है, गैसीय विलयन भी होते हैं। मतलब कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि तरल विलयन होगा, ठोस विलयन भी होता है और गैसीय विलयन भी होता है। विलयन समझ में आया होगा, बहुत आराम से बताएं उसको आगे ऊपर। नहीं अगर आएगा कुछ भी तो एक बार फिर से सुन लेना। एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है। समांगिकता मतलब बराबर बराबर होता है, बिल्कुल बराबर बराबर होता है। उदाहरण के लिए पहले पढ़ा दिए हैं। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। नींबू जल का मतलब नींबू, जब नींबू मिला हुआ जब पानी पिएंगे तो हमेशा उसका ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक जैसा पीने में लगता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित हैं, मतलब फैले हुए हैं, है ना। चीनी डालेंगे तो या नमक डालेंगे तो वो भी बिल्कुल बराबर से फैला रहेगा पानी के अंदर। मिश्र धातु क्या है, अभी बताए हैं वही बात, इसे भी जाने।
ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। समांगी मिश्रण मतलब बराबर से फैला हुआ, ये नहीं कि कहीं पे लोहा ज़्यादा कहीं पे तांबा ज़्यादा, ना 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 ना, बिल्कुल बराबर एक जैसा पिघलाने के बाद बनता है वो। जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा मतलब काट के छान करके गर्म करके ये सब भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन पृथक मतलब अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है। देखो ये अलग तो नहीं हो रहा है लेकिन मिश्रण कहेंगे। अभी तुमको ये कन्फ्यूजन में डालेगा। यौगिक मतलब होता है ऐसा चीज जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे H2O था, H2O मतलब हाइड्रोजन दो ठो ऑक्सीजन एक ठो, ये कुछ भी कर लेंगे ना तो भौतिक तरीके से अलग नहीं होगा, तो ये यौगिक है। और ये जो लोहा का जो मिश्र धातु है वो भी अलग नहीं होगा। तो इसका मतलब ये मत समझना कि लोहा और तांबा का जो हम मिश्र धातु बना रहे हैं वो यौगिक हो गया, नहीं। ये जो यौगिक है ये बिल्कुल अलग है, इसके अंदर का प्रॉपर्टी एकदम अलग है। ये दो अलग अलग चीज़ मिलता है और नया चीज़ बना देता है। लेकिन लोहा तांबा जब मिलता है तो लोहा अपना खूबी रखता है उसके अंदर और तांबा भी अपना खूबी रखता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपना अपना खूबी खो देता है। हाइड्रोजन जलने वाला गैस है, ऑक्सीजन जलाने वाला गैस है, लेकिन दोनों मिलकर पानी बनाता है जो बुझा देता है, तो अपना अपना गुण खो दिया ना। लेकिन इसमें क्या होता है, ये अपना गुण नहीं खोता है। लोहा और तांबा अपना अपना गुण रखे हुआ है। लोहा के अंदर जो गुण है वो है, तांबा के अंदर जो है वो है। भले अलग नहीं हो पा रहा है लेकिन चूंकि अपना गुण नहीं बदला तो वो मिश्रण है, वो यौगिक नहीं बनेगा। चलो आगे देखो। क्योंकि ये अपने संघटकों के गुणों को दर्शाते हैं। और हाँ बता दिया ना क्यों है मिश्रण, क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों मतलब जिससे मिलके बना हुआ है ना उसके गुण को दिखाता है, दर्शाता है। और पृथक पृथक संगठन रखते हैं मतलब कि उसका संगठन भी अलग अलग होता है। ये नहीं जैसे हाइड्रोजन दो ठो ऑक्सीजन एक ठो आएगा ना, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि हम इतना सा लोहा लेंगे इतना तांबा ले लेंगे तभी मिश्रण बनेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर हाइड्रोजन दो ठो अगर एटम आएगा तो ऑक्सीजन एक ही एटम आएगा। इसमें जो रेशियो है वो गड़बड़ाता नहीं है, इसमें हम कैसा भी हम रेशियो ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो हम बता रहे हैं। उदाहरण के लिए पीतल जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70% का मिश्रण है ना। पीतल जो है, पीतल में जिंक 30% है और कॉपर कितना परसेंट है, 70%। ये आगे पीछे भी हम कर सकते हैं। ये फिक्स नहीं है कि 30% जिंक लेंगे 70% कॉपर लेंगे तब ये पीतल बनेगा, नहीं, ये ज़्यादा कम हो सकता है। लेकिन ये हाइड्रोजन या CO2 जो लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी रेशियो फिक्स होगा। अगर कार्बन का अगर 2 एटम लिए हैं, अगर 1 एटम लिए तो ऑक्सीजन का 2 ही एटम आना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि कार्बन 1 रहेगा ऑक्सीजन 3 हो जाएगा तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ऐसा नहीं है। समझ में आ गया होगा। तो ये वाला को हम बोलते हैं यौगिक, इस वाले को हम बोलते हैं मिश्रण। ठीक है। किसी विलयन को 2 भागों विलायक और विलय में बांटा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। विलायक मतलब जो घोलता है, विलय मतलब जो घुलता है। जैसे मान लो चीनी को हम घोल रहे हैं, तो चीनी घुल रहा है ना, तो चीनी क्या है, विलय है। अब पानी घोल रहा है ना, पानी विलायक है। विलायक मतलब घोलने वाला। विलयन का वह घटक मतलब हिस्सा जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। वही बात बता रहा है। और जो घोलेगा जाहिर सी बात है वो ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा होगा, चीनी ना कम होगा। मान लो चीनी इतना ले लोगे, पानी इतना लोगे, तो पानी घोल पाएगा उसको, नहीं घोल पाएगा ना। तो जब भी घोलेगा तो वो ज़्यादा मात्रा में होगा, नहीं तो घोलेगा ही नहीं। विलयन का वह घटक मतलब वह हिस्सा प्रायः कम मात्रा में होता है जो कि विलायक में घुला होता है। जाहिर सी बात है जो घुला होता है यानी विलय जो होता है वो हमेशा क्या होगा, कम मात्रा में होगा, उसे विलय कहते हैं। ठीक है। तो उदाहरण के लिए चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल है। तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। ठीक है। चीनी और जल में क्या है, तो ये ठोस है, ये तरल है, तो बोल रहा है विलयन एक तरल घोल में। तरल घोल कौन है, पानी। ठोस कौन है, चीनी का उदाहरण है। ठीक है। इसमें चीनी विलय है जो कि घुल रहा है और जल विलायक है, सिंपल। सोडियम और अल्कोहल का विलयन जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। टिंचर आयोडीन पूछता है क्या होता है, तो आयोडीन और अल्कोहल, अल्कोहल मतलब वो जो शराब पीता है ना उसमें अल्कोहल होता है, तो अगर अल्कोहल लेंगे उसमें आयोडीन मिलाएंगे। आयोडीन किसमें होता है, नमक में होता है। तो आयोडीन को और अल्कोहल को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, टिंचर आयोडीन बनेगा। इसे आयोडीन विलय है और अल्कोहल विलायक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल घोलने का काम करता है बहुत अच्छा से। अल्कोहल बहुत ज़्यादा चीज़ों को घोल देता है। तो ये आयोडीन इसमें घुलता है मतलब विलय है, और अल्कोहल घोलता है मतलब विलायक है। वात युक्त पेय मतलब हवा मिला हुआ पानी। हवा मिला हुआ पानी नहीं, हवा मिला हुआ पीने का चीज़, जैसे कोको कोला, थम्स अप, ये सब। जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलय में गैस के रूप में है। तरल विलय मतलब पानी तरल वाला, और गैस मतलब वो ढक्कन खोलते हैं तो बुलबुला निकलता है ना, गैस निकलता है ना, तो पानी के अंदर गैस घुला होता है इसमें। ये जो हम वात युक्त हवा मिला हुआ जो पानी पीते हैं, हवा मिला हुआ पानी मतलब कोको कोला जो पीते हैं हम, तो उसमें क्या होता है, तरल में गैस मिला होता है।
इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय और जल विलायक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड विलय मतलब कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ है, कौन घोल रहा है, तो जल घोल रहा है। अब देखो वायु गैस में गैस का विलयन, वायु गैस में कौन मिलेगा, गैस मिलेगा, हाँ मिलता है, बहुत सारा मिलता है। या मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का समांगी मिश्रण। ये जो हवा है, ये हवा में क्या है, बहुत तरह का गैस है, लेकिन मेन कौन है, ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78%। मतलब पूरे हवा में से अगर 100 मान लो कि 100 ग्राम तुम्हारा हवा लोगो, मान लो भार के हिसाब से बता रहे हैं, 100 ग्राम अगर हवा है तो उसमें से 21 ग्राम तुम्हारा ऑक्सीजन हो जाएगा और 78 ग्राम तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन हो जाएगा। तो कितना ग्राम बना, 1%। 1% में जितना गैस है ना, वो सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये जितना है वो सब इसी में आएगा। हाइड्रोजन है, हीलियम है, जो भी गैस ले लो सब ना। वायु का विलायक कहा जाता है। वायु को विलायक मतलब वायु घोल रहा है, वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं, सिंपल है इसमें। तो वायु विलायक है और बाकी जो गैस मिल रहा है वो आपका विलय हो गया। इसमें कुछ बात बताने वाला और है, लेकिन अभी नहीं बता रहे हैं, क्लास में करेंगे ना तब बताएंगे। विलयन के गुण, विलयन एक समांगी विसरण है। विलयन क्या है, समांगी विसरण, ऑलरेडी जानते हैं, कई बार आ चुका है ये। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻9 मीटर से भी छोटे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा हुआ। 10⁻⁹ का मतलब है 1 मीटर लो, मैंने 1 मीटर जितना होता है उसको ना क्या ही बताएं, 10⁻9 जितना आता है उससे तुम उसको डिवाइड करो, तब जितना छोटा टुकड़ा आएगा ना, इतना छोटा आएगा सोच नहीं सकते हो ना, उतना छोटा होता है। इसलिए वे आंख से नहीं देखे जा सकते। लेकिन याद रखना कि कितना होता है विलयन का कण, तो 1 नैनोमीटर के आसपास। किसके आसपास, 1 नैनोमीटर न। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं। मतलब इतना छोटा होता है कि रोशनी को जाने देता है, उसे टकराता नहीं है, तो टकराएगा नहीं तो रोशनी फैलेगा भी नहीं। इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। तो याद रखना, विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत छोटा होता है तो रोशनी को जाने देता है। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। ऑलरेडी जानते हैं हम, इतना छोटा होता है कि छान करके अलग नहीं कर पाएंगे हम। जैसे मान लो चीनी और नमक को, तुम चीनी को पानी में घोल दो, तुम कितना भी अच्छा छानने की कोशिश करो, कभी भी चीनी का जो कण है वो पानी में से अलग होने वाला नहीं है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण, मतलब जो घुला हुआ है, नीचे नहीं बैठते, हम जानते हैं इस बात को। अर्थात विलयन अस्थाई है। विलयन कैसा होता है, अस्थाई मतलब वो अगर ये नहीं कि हम जैसे चौक को अगर पानी में घोलेंगे और छोड़ दिए थे तो नीचे बैठा था ना, ये नहीं बैठेगा। विलयन की सांद्रता क्या है, विलयन मतलब सांद्रता मतलब कितना घुल पा रहा है, सांद्रता मतलब घुलने का जो कैपेसिटी है वो। क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह अ और समूह ब के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंगों के विलयन है। आभाओं मतलब अलग अलग शेड, मतलब एक ठो पतला एक ठो गाढ़ा, उसको बोलते हैं आभा। मतलब उसका जो ये है गाढ़ापन को बोल रहा है आभा। विभिन्न आभाओं के रंगों के विलयन है। हाँ ठीक है, पहले वाले में हम जो क्रियाकलाप 2.2 में 1 चम्मच लिए थे और उसमें ब वाले में 2 चम्मच लिए थे, तो जाहिर बात है गाढ़ापन में फर्क होगा। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलय पदार्थ होते हैं। हाँ ये बात भी हम जानते हैं कि अलग अलग विलायक भी हो सकता है, अलग अलग विलय भी हो सकता है। हो सकता है कि एक ठो में हम 1 गिलास पानी लेंगे, 1 चम्मच हम उसमें नमक डालेंगे, तो विलय 1 चम्मच है, विलायक 1 गिलास। अब दूसरे में हो सकता है कि हम 3 गिलास हम पानी ले लें, 1 या 2 गिलास या 1.5 गिलास हम नमक लेंगे, तो अलग अलग हो सकता है। देखो आगे बोल रहा है, विलयन में मौजूद विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। मतलब ये जो हम घोल लेंगे ना, वो तनु भी हो सकता है मतलब पतला, सांद्र हो सकता है मतलब कि गाढ़ा, और संतृप्त मतलब हो सकता है मतलब जितना घुल सकता है ना उतना। अब उसमें और कुछ भी घुलने वाला नहीं है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द है। तुलनात्मक शब्द मतलब होता है कि ना ये एक दूसरे से तुलना करने पता चलेगा, कोई चीज़ पतला है या कोई चीज़ गाढ़ा है, ये पता चलेगा जब दोनों चीज़ का हम कंपेयर करेंगे। जब तक हम कंपेयर नहीं करेंगे तब तक पता चलने वाला नहीं है। हो सकता है कि एक चीज़ को हम पतला कहें लेकिन दूसरे के कंपेयर में वो गाढ़ा हो। मान लो कि 1 गिलास में हम 1 चम्मच नमक डालेंगे तो बोलेंगे यार ये पतला है, लेकिन अगर एक और गिलास ले आओ उसमें आधा ही चम्मच अगर नमक घुला हुआ है तो वो पहला वाला तो है वो दूसरे वाले से तो गाढ़ा हो गया ना। तो ये तुलनात्मक शब्द होता है, ठीक है। मतलब कोई चीज़ गाढ़ा या पतला होता नहीं है, कंपेयर करके बताना होता है गाढ़ा है या पतला है। क्रियाकलाप 2.2 में समूह अ द्वारा प्राप्त विलयन समूह ब की तुलना में तनु है। तनु मतलब होता है पतला है, ठीक है। पहले भी हम पढ़ लिए, 1 चम्मच डाला था उसमें 2 चम्मच डाला था, तो पहला वाला क्या है, तनु है दूसरे वाले के कंपेयर में। या ऐसे कहो कि दूसरा वाला जो है वो सांद्र है पहले वाले के कंपेयर में। क्रियाकलाप 2.3 देखो,
दो पृथक पृथक बीकर में 50 ml जल लें, ठीक है, 50 ml पानी जल ले लेना है। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। तो पहले बीकर में हमको नमक लेना है और दूसरे वाले में चीनी लेना है या फिर बेरियम क्लोराइड लेना है। बेरियम क्लोराइड तुमको आराम से नहीं मिलेगा, चीनी मिल जाएगा, घोल लेना, या फिर यूट्यूब पे देखना बेरियम क्लोराइड होता कैसा है। जब विलय पदार्थ और अधिक ना घोले, हम बोले घोलना है 50 ml पानी में। जब नहीं घोलेगा, घोलते घोलते एक टाइम आएगा ना, मान लो आधा चम्मच डालें चीनी, एक घुल गया, फिर 1 चम्मच डाले घुल गया, 1.5 चम्मच घुल गया, 2 चम्मच घुल गया, लेकिन एक टाइम आएगा ना कि 2 या 2.5 चम्मच के बाद नहीं घुलेगा। 50 ml तो इतना सही पानी, उसमें तो बहुत कम घुलेगा। एक गिलास पानी की हम बारे में बात कर रहे हैं। अगर एक बड़ा गिलास में पानी लेंगे तो 2 चम्मच, 2.5 चम्मच, 3 चम्मच बहुत घुलेगा, 4 चम्मच घुलेगा, 4.5, 5, उससे ज़्यादा नहीं घुलेगा। तो वैसे ही घोलना है ना। जब विलय पदार्थ और अधिक ना घुले, मतलब देखो कि अब नहीं घुल रहा है, नीचे बैठना शुरू हो गया है, तब 5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें। तो थोड़ा सा गर्म कर लो उसको, तो पता है ना गर्म करेंगे तो घुल जाएगा। वो चीनी खोलते हुए देखे होगे, चीनी को जब खोलना होता है वो खाजा वगैरह बनाने, मिठाई बनाने में, जिसमें मिठाई डालते हैं बना करके, तो उसको पहले गर्म करके घोलते हैं, तब जाके खाजा डालते हैं। और ठंडा पानी में अगर चीनी घोलेंगे तो उतना चीनी घुलेगा ही नहीं जिसे मिठाई में डाला जा सके ना। विलय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें, तो विलय फिर से मिलने लगेगा। विलय मतलब चीनी या नमक फिर से घुलना शुरू हो जाएगा। क्या किसी दिए गए ताप पर न चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्राएं बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है, अलग अलग होगा, अलग अलग ताप पे अलग अलग होगा। अगर कम तापमान है तो कम घुलेगा, ज़्यादा तापमान होगा तो ज़्यादा घुलेगा। और ये चीनी जोड़ी नहीं कि चीनी अगर 1 चम्मच चीनी घुला तो 1 ही चम्मच नमक घुलेगा, या 1 ही चम्मच बेरियम क्लोराइड घुलेगा, वो मात्रा भी अलग हो सकता है। हो सकता है चीनी ज़्यादा घुले, 1.5 चम्मच घुल जाए, नमक 1 ही चम्मच घुले। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलय की क्षमता होती है। अब यहाँ पे वही बात बता रहा है जो पहले बताए हैं, इस वाले से पहले, कि कोई भी चीज़ उतना ही घोल पाएगा जितना क्षमता होगा। ये नहीं कि 1 गिलास पानी और 10 गिलास चीनी घोल लेगा, नहीं, उसका एक क्षमता है, उतना ही घोल पाएगा। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर, निश्चित तापमान मतलब मान लो 30 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस, कितना भी, यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे असंतृप्त विलयन कहेंगे। अगर नहीं घुल रहा है तो क्या बोलेंगे, सॉरी, नहीं घुलेगा तो बोलेंगे संतृप्त, असंतृप्त नहीं। माने कि घोलें घुल गया, इतना घुल गया कि अब घुल ही नहीं रहा है, तो बोलेंगे संतृप्त हो गया, मतलब पूरा हो गया, भर गया, अब उसमें और ज़्यादा नहीं घुलेगा, तो उस वाले घोल को बोलते हैं संतृप्त विलयन। विलय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। तो जितना घुल गया ना वो उसका घुलनशीलता है। अगर 3 चम्मच घुल गया तो बोलेंगे पानी, 1 गिलास पानी का घुलनशीलता 3 चम्मच है। बहुत सिंपल है, कोई टेढ़ा मेढ़ा चीज़ नहीं है। यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है, मतलब जितना घोल सकता है उससे कम है, तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। सिंपल है, मान लो 1 गिलास पानी 3 चम्मच घोल सकता था, 2 ही चम्मच घोले हुआ है, तो इसको बोलेंगे असंतृप्त विलयन है। यदि विलयन में विलय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। बता दिए, यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर, मतलब खास ताप पर, 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी खास ताप पर एक संतृप्त विलयन ले, मतलब ऐसा विलयन लेना है जो बिल्कुल घुला हुआ है, अब और नहीं घुल रहा है, तथा उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा। अब ठंडा करेंगे तो उल्टा होगा, गर्म करेंगे तो और घुलेगा। उसी को अगर ठंडा करना शुरू कर दें तो पहले से जो घुला हुआ था ना वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। उपरोक्त किए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थ की विलयन क्षमता भिन्न होती है। हम ये जान गए ऑलरेडी कि अलग अलग तापमान पे अलग अलग घुलेगा, ज़्यादा तापमान पे ज़्यादा घुलने लगेगा, उसका सांद्रता जो वो घोलने का जो क्षमता है वो बढ़ जाएगा, और अगर हम तापमान कम कर देंगे तो घोलने का जो क्षमता है वो कम हो जाएगा। विलयन की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। सांद्रता क्या हो गया, तो जितना उसके अंदर घुला हुआ है वो उसका सांद्रता है। 3 चम्मच घुला है तो बोलेंगे उसका सांद्रता 3 चम्मच है। बहुत सिंपल है। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं। अब ये जो उसका सांद्रता है, मतलब जो गाढ़ापन है, वो 3 चम्मच या 4 चम्मच हम तो ऐसे बता रहे हैं, लेकिन उसको नापने का बहुत सारा तरीका है। लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। 3 ही तरीका से हम पता करेंगे कि सांद्रता को माने कि निकालने का 3 तरीका हम पढ़ने वाले हैं सांद्रता निकालने का। देखो, पहला क्या है, द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत क्या मतलब कि विलयन को भी का द्रव्यमान लेंगे, भार लेंगे, और विलय जो घोले हैं उसका भी भार लेंगे, 100 से गुना करके परसेंट में हम निकालेंगे कि कितना परसेंट वगैरह आया।
यहाँ पे जैसे निकाला हुआ है, अभी समझाएंगे इसको। दूसरा क्या है, द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत। ये आयतन प्रतिशत क्या है, तो विलयन का आयतन मतलब जितना पूरा घोल है उसका आयतन ले लो, कितना है 5 लीटर 4 लीटर जो भी है, विलय पदार्थ का द्रव्यमान और विलय पदार्थ का कितना भार है, 4 ग्राम घोले हो कि 40 ग्राम घोले हो, जितना भी घोले हो वो ऊपर लिखेंगे, 100 से गुना करेंगे तो इससे भी निकल जाएगा। तो ये क्या है, आयतन प्रतिशत। ये क्या था, द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब द्रव्यमान में द्रव्यमान लिए थे, इसमें आयतन में द्रव्यमान ले रहे हैं। तीसरा क्या है, विलयन की आयतन प्रतिशत, मतलब ये भी आयतन लेंगे, इसका भी आयतन लेंगे, मतलब जितना घोल था ना उसका आयतन लेंगे और जितना सामान घोल रहा है उसका भी आयतन लेंगे और फिर परसेंट निकालेंगे। अब यहाँ एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, बहुत सिंपल है। अगर ये द्रव्यमान प्रतिशत बोलेगा तो दोनों का हम द्रव्यमान में निकालेंगे, नीचे लिखेंगे पूरा घोल को, ऊपर लिखेंगे जितना घुला है उसको, और अगर आयतन बोलेगा तो आयतन लेंगे, द्रव्यमान आयतन बोलेगा तो द्रव्यमान आयतन लेंगे, सिंपल है। द्रव्यमान आयतन ये वाला द्रव्यमान आयतन है, ये आयतन है, ये भी आयतन, ये भी आयतन, ये क्या है, द्रव्यमान है। चलो देखो, विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में, मतलब 320 ग्राम विलायक जल मतलब जल इतना है, घोलने वाला जो जल है वो इतना है, 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, मतलब 40 ग्राम जो घोलने वाला नमक है, जो घोलने वाला विलय है वो 40 ग्राम है, मतलब घोलने वाला जो पानी है वो 320 ग्राम और घुलने वाला जो नमक है वो 40 ग्राम। विलयन की सांद्रता का परिकलन करें, सांद्रता बताना है हमको, बहुत आसानी से निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, विलय पदार्थ का द्रव्यमान 40 ग्राम, ठीक है, विलायक का द्रव्यमान 320 ग्राम, ठीक है, लेकिन हमको विलायक नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, विलयन। एगो विलय चाहिए मतलब जो घुला है वो चाहिए, एगो विलयन चाहिए मतलब दोनों जितना है वो चाहिए। हमको विलायक नहीं चाहिए, हमको विलयन चाहिए। तो विलयन कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ लेंगे, विलयन निकलेगा, मतलब जितना चीज़ घुला है वो, जितना घोल रहा है वो, दोनों को जोड़ लो, इजी है। हम जानते हैं विलयन का द्रव्यमान क्या होगा, तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान जो मान ली जितना नमक है वो, विलायक का द्रव्यमान मतलब जितना पानी है वो, दोनों को जोड़ो, 360 आ गया, अब निकाल लो, एकदम इजी है। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, हम अपने मन से कुछ भी निकाल सकते हैं, द्रव्यमान निकाल रहे हैं क्योंकि द्रव्यमान दिया है ना, ये भी द्रव्यमान ये भी द्रव्यमान, तो द्रव्यमान निकालेंगे। मिलीलीटर रहता है ना तो वो, या लीटर रहता है ना, वो आयतन दिया होता तो आयतन निकाल लेते। तो विलय का पदार्थ का द्रव्यमान ऊपर रखेंगे, जितना विलयन है उसको नीचे रखेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो ये 40 था, ये 360 था, नीचे रखें, 100 से गुना किए, 11.1% आ गया, बन गया। अब निलंबन के बारे में पढ़ने वाले हैं। निलंबन क्या है, क्रियाकलाप 2.2 में समूह स के द्वारा पाया गया विषमांगी घोल, स हम निकाल लिए हैं, स में क्या था, वो चौक, वो जो घोले थे या फिर आटा जो घोले थे ना वो वाला, पाया गया विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, मतलब फैल जाता है। ठोस जो था मतलब चौक का पाउडर लो या आटा का पाउडर लो वो ठोस है, और द्रव मतलब पानी जो था वो द्रव था, तो ठोस द्रव में क्या हुआ था, फैल गया था, परिक्षेपित हो गया था, निलंबन कहलाता है। ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, मतलब बराबर से नहीं फैला होता है, ऊपर पतला होगा नीचे गाढ़ा होगा, जिसमें विलय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में, समष्टि मतलब पूरे में निलंबित रहते हैं, मतलब अटके रहते हैं। ये जैसे चीनी पानी में घुल जाता है, बिल्कुल एक का कण दूसरे के अंदर चला जाता है ना, वैसे ये घुलता नहीं है बल्कि ये पानी में कहीं कहीं पे अटका रहता है, निलंबित रहता है। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं और इसको हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पे ये पानी में अटका हुआ है, यहाँ पे नीचे ऊपर, वो हमको दिखाई भी देता है आँख से। ये पेज 19 का है। निलंबन की गुणधर्म क्या है, क्या खासियत है, ये देखो ना, यह एक विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मतलब बराबर से नहीं फैला होता है, ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं, हाँ बड़ा बड़ा होता है इसलिए देखा जा सकता है, और घुला नहीं होता है इसलिए देखा जा सकता है। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जाहिर सी बात है कि फैला देगा क्योंकि कण बड़ा बड़ा है, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, मतलब दिखाई देने लगता है न। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, शांत जब छोड़ते हैं तो नीचे बैठता है, ये भी पता है, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। अस्थायी क्यों बोल रहा है, शुरुआत में जब तक एकदम अच्छे से घोलोगे, लगेगा कि पूरे में बराबर से है, जैसे छोड़ोगे धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा, अस्थायी है। और चीनी वगैरह कितना भी घोल के छोड़ दोगे तो हमेशा वैसा ही रहेगा, वो नीचे बैठने वाला नहीं है, तो उसको बोलेंगे अस्थायी है, ये वाला अस्थायी है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। अगर छानने का कोशिश करेंगे तो छान के अलग कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि बड़ा बड़ा कण अलग हो जाएगा। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है। निलंबन मतलब ये जो भी तुमको नजर आ रहा था घुला हुआ वो तुमको दिखाई देना बंद होगा, सब नीचे बैठ जाएगा धीरे धीरे। तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है, और जब कण सब नीचे बैठ जाएगा तब ये प्रकीर्णन जो हो रहा था, जो रोशनी फैल रहा था, वो नहीं फैलेगा बल्कि बिल्कुल पास करने लगेगा, जैसे कि विलयन में होता है वैसे। क्योंकि ये निलंबन का जब कण नीचे बैठ गया तो ऊपर का जो घोल है वो तो विलयन ही हो गया ना, फिर पानी ही ना बचा, तो पानी तो विलयन है। चलो कोलाइड विलयन क्या है, तो बताया ना बीच वाला,
ये देखो यहाँ फिगर में बता रहा है, ये विलयन है, पास करने दे रहा है, देखो रोशनी नज़र नहीं आ रहा है इसमें, इसमें नज़र आ रहा है ना, फैला रहा है ना, ये देखना करके ये आसान है करना। क्रियाकलाप 2.2 में समूह द के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहा जाता है। कोलाइड या कोलाइडल विलयन एक ही बात है। द मतलब क्या? द मतलब वही जिसमें हम क्या मिलाए थे इसमें, दूध या शहद का कुछ बूंद डाले थे उस वाले में, है ना, तो उसके बारे में बात कर रहा है। तो दूध या शहद वो क्या हुआ था, तो देखने में तो बिल्कुल लग रहा था कि बराबर से वो घुला हुआ है, लेकिन ये भी ना बिल्कुल बराबर से घुला हुआ तो होता है, लेकिन जैसे विलयन होता है वैसे नहीं होता है। ये इसमें क्या बीच का है, यानी कि घुला हुआ होगा, नीचे नहीं बैठेगा, लेकिन बड़ा होगा, इतना बड़ा जरूर होगा कि रास्ता को दिखाएगा। मतलब ये विलयन नहीं ये इतना छोटा होगा कि रोशनी से नहीं टकराता है तो जाने देता है। और ये जो होता है इसमें क्या होता है, कण बिल्कुल छोटा नहीं होता है, इसके जैसा एकदम छोटा छोटा नहीं होता है, थोड़ा बड़ा होता है तो दिखाई देता है। बोलता है सर यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो यहाँ इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कण हवा में उड़ता रहता है तो वो टकरा रहा है। इसमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत कण छोटा छोटा है पानी वगैरह का, तो नहीं दिखाई दे रहा है, पास होने दे रहा है। फिर यहाँ पे क्या होता है, हवा है तो ये भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा गाढ़ा दिखाई देगा, फैला हुआ नजर आएगा। गाढ़ा का मतलब फैला हुआ। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं, फैला होता है बराबर रूप से, ये नहीं कि ऊपर नीचे ज़्यादा होगा। दूध को खोलेंगे अगर हम या सिंचाई को, तो ऊपर नीचे तो बिल्कुल बराबर लेगा ना, दिखाई तो देगा ना बराबर, उसमें तो ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ चीज़ अटका हुआ है, फंसा हुआ है, लगेगा बिल्कुल बराबर है। लेकिन जब तुम लाइट मारोगे ना तब देखना कि ये दिखाई वो रोशनी को फैला रहा है। मतलब रोशनी क्यों फैला रहा है? क्योंकि एकदम छोटा छोटा नहीं है, थोड़ा बड़ा है। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। मतलब लगता है कि समांगी है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है। लेकिन विलयन ये जो होता है कोलाइड क्या होता है तुम्हारा, विषमांगी होता है, जैसे कि दूध या स्याही। अब आगे देखो, कोलाइड कणों के छोटे आकार के कारण हम आँख से नहीं देख पाते हैं, ये भी आँख से दिखाई नहीं देता है। बस इतना जानो ना विलयन में कोलाइड में क्या फ़र्क है कि बिल्कुल एक जैसा, ये भी विलयन भी बराबर से घुला होगा, ये भी बराबर से घुला होगा ना। ये विलयन भी अस्थाई होता है, नीचे नहीं बैठता है, ये भी अस्थाई होता है, नीचे नहीं बैठता है। लेकिन फ़र्क क्या हो जाएगा, ये रोशनी को जाने देता है, ये नहीं जाने देता, इतना ही फ़र्क है दोनों में मेन। ये समांगी है, ये विषमांगी है। लगता है कि समांगी देखने में, लेकिन होता नहीं है। जैसा कि हमने क्रियाकलाप बता दिए कि आसानी से फैला देता है। जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा है, प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है, कहा जाता है। मतलब ये जो फैल रहा है ना, जो चूँकि टिंडल वैज्ञानिक थे वो खोजे थे, इसलिए इसका नाम पड़ता है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या मतलब, रोशनी जाएगा तो फैल जाएगा, तो टिंडल प्रभाव है वहाँ पे। नहीं फैलेगा तो बोलेंगे टिंडल प्रभाव को नहीं दिखा रहा है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र मतलब छेद के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहाँ पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। जो पहले पुराने ज़माने के घर में ना, जो पहले छेद वगैरह होता था खास करके, तो आसानी से दिखता था। या फिर अभी भी तुम जब छोटा सा खिड़की वगैरह हल्का सा खोलोगे रात के टाइम पे, या फिर रात के टाइम में क्या सुबह के टाइम पे, तो तुमको दिखाई दे सकता है। लेकिन मुश्किल है, अब तो घर ऐसा होता है कि रोशनी पार नहीं करता है, तुमको पैर के नीचे नज़र आ जाएगा ये सब चीज़, पैर के नीचे सुबह के टाइम में अगर देखोगे तो ना। आगे देखो, या दोपहर के टाइम में भी बिल्कुल एकदम घड़ा पैर होगा ना, तो दोपहर के टाइम में नज़र आ जाएगा। कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल, खास करके ठंडा के टाइम में कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। कॉपर सल्फेट का जो विलयन है ये नहीं दिखा रहा है। दूसरा बी, दूध या तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है, ये दिखा रहा है। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। कार्बन का कण क्यों कह रहा है? क्योंकि आमतौर से जो कागज़ वगैरह या कुछ भी जलाते हैं ना, तो उसमें जो कण निकलता है वो कार्बन का ही होता है। जब एक घने जंगल के आच्छादन मतलब ढका हुआ से सूर्य की किरण गुजरती है, वहाँ हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। बताया ना अभी, जंगल के कोहरे में, कोहरा मतलब वो पानी का कण जो होता है हवा में, छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि वो पैर के नीचे ना पानी का कण होता है हवा में मिला हुआ, वो कोलाइड के कण की तरह नजर आता, कण की तरह काम करता है, उसी से रोशनी टकराता है तो रोशनी रास्ता नज़र आने लगता है। ये देखो, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। सारणी 2.1 ये सही से छपा नहीं है, पता क्या है। जो भी सारणी है कोलाइड के सामान्य उदाहरण, ये कोलाइड जितना कोलाइड अभी पढ़ने वाले हैं ना, कोलाइड जो हम पढ़े ना, जो बीच वाला होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो, परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब होता है वो चीज़ जो कि घुला हुआ है। जैसे विलय होता था ना, वैसे विलय की तरह इसको समझना। और परिक्षेपण माध्यम मतलब इसको समझना विलायक, जो घोल रहा था ना, जैसे पानी है ना, वैसे ये सामान घोलेगा और ये चीज़ घुला होगा, ठीक है।
अब ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मुश्किल लगता है ये लेकिन आसान है। द्रव गैस में, द्रव मतलब कि कोई भी द्रव जैसा चीज़, लिक्विड वाला चीज़, वो पानी हो चाहे वो दूध हो चाहे कुछ भी हो, गैस मतलब हवा जैसा चीज़, ठीक है। तो द्रव अगर गैस में होगा तो उसको बोलेंगे एरोसोल। जैसे कोहरा, बादल, कुहासा। बादल में क्या होता है, हवा में पानी होता है। कोहरा में भी क्या होता है, हवा में पानी होता है। और कुहासा जो होता है उसमें भी हवा में पानी होता है। तो ये इस तीनों को हम साइंस में क्या बोलते हैं, विज्ञान में क्या बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरोसोल, ठीक है। अच्छा, ठोस क्या, ठोस अगर गैस में फैला होगा तो इसको भी बोलेंगे एरोसोल। क्या बोलेंगे, एरोसोल। जैसे कि धुआं, धुआं में क्या है, तो हवा है, हवा में ना ठोस फैला होता है, वहाँ पे गैस नहीं है। जैसे यहाँ द्रव, जैसे कि कोहरा में पानी फैला होता है, द्रव फैला हुआ है ना, धुआं में ना कार्बन का कण होता है, समझ में आ रहा है, इसलिए वो ज़्यादा हार्ड लगता है, तो वहाँ ज़्यादा धूल उड़ता है। स्वचालित वाहन का निथार, एक एग्जॉस्ट धुआं निकलता है ना गाड़ी के पीछे से, उसमें से तुमको ना जो निकला होता है वो ठोस होता है, जो हवा में फैला होता है, ध्यान देना इस पर। आगे देखो, गैस द्रव, गैस द्रव में घुला होगा, फोम में। फोम होता है ना, सेवी क्रीम फोम वगैरह देखते हैं ना, तो फोम में क्या होता है, द्रव मतलब पानी जैसा चीज़ में गैस होगा, नहीं देखते हो, वो दाढ़ी वगैरह बनाते थे पहले, या फिर दूसरा फोम भी देखोगे तो उसमें क्या होता था, ये पानी तरह से पानी पानी होता है और बीच में बुलबुला होता है। जब ये देखो ना फोम, उसका देख लो ना फोम, ना सरफ टाइप का भी, तो चारों तरफ से पानी होता है, बीच में हवा होता है ना, तो द्रव में गैस घुला होता है, इसको बोलते हैं फोम। जैसे शेविंग क्रीम या फिर सरफ वगैरह का फेन वगैरह भी कह सकते हो। द्रव में इमल्सन बोलते हैं, इमल्सन। दूध हो गया या फेस क्रीम हो गया, तो द्रव में होता है। दूध में ना जो फैट है तुम्हारा वो भी लिक्विड टाइप का होता है, और प्रोटीन जो है वो भी लिक्विड टाइप का, पानी कह लो, पानी भी लिक्विड टाइप का, तो पानी और फैट दोनों लिक्विड टाइप का, तो द्रव में द्रव होता है। या फिर फेस क्रीम, जो क्रीम जो लगाता है चेहरा पे, उसमें भी क्या होता है, द्रव में दूसरा द्रव होता है, उसमें गैस लिक्विड में नहीं होता है, वो फोम टाइप का नहीं होता है, समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट है। ठोस द्रव, ठोस होगा द्रव के अंदर, उसको बोलेंगे सोल। ठोस, ठोस मतलब कड़ा चीज़, पानी जैसा चीज़ में होगा, उसको बोलेंगे सोल। जैसे मैग्नीशियम, मिल्क या कीचड़। कीचड़ अच्छा है, कीचड़ में क्या होता है, पानी होता है, अब पानी के अंदर क्या होता है, मिट्टी का कण होता है जो ठोस है ना, तो पानी में मिट्टी का कण मिला हुआ है, तो उसको बोलेंगे हम सोल बोलेंगे। साइंस में क्या बोलते हैं, सोल। गैस में ठोस होगा, देखो यहाँ पे भी तुम्हारा फोम था, अगर गैस द्रव में होगा तब भी फोम है, गैस अगर ठोस में होगा तभी वो फोम ही है। ठोस में गैस कब से होता है, देखो जैसे कि तुम्हारा फोम, वो जो फोम होता है, क्या बोलते हैं, जिसमें बैठते हैं, गद्दा उद्दा टाइप का जो फोम नहीं होता है, जो पानी में तैरता रहता है, वाइट वाइट, जिसमें सामान वामान लाते हैं, फोम बोलते हैं उसको। तो उसमें देखो ऊपर से क्या होता है, ठोस होता है पूरा, अंदर हवा भरा होता है ना, हवा गैस, तो अगर ठोस में गैस भरा होगा तो फोम बोलेंगे। रबर भी होता है, रबर भी दबता है ना बहुत सारा, तो रबर ऊपर से पूरा तुम्हारा ठोस है, अंदर उससे हवा भरा होता है, हवा। स्पंज में भी होता है, पहले भी पढ़ा है पिछले वाले चैप्टर में। प्यूमिस भी वैसा ही होता है, प्यूमिस इंपॉर्टेंट है, देखना इसको। द्रव, ठोस, ठोस में द्रव रहेगा, जैसे कि जेल, देखो जेली, जेली जो खाते हैं जेली, तो उसमें क्या होता है, ऊपर से कड़ा कड़ा, अंदर से पानी रहता है ना, पानी द्रव, जेली वाला चॉकलेट भी आता है, ठीक है ना। तो वो मत समझना कि ऊपर से कवर होगा गोल जैसा, उसके अंदर लिक्विड होगा, वैसा नहीं, पूरे में ऊपर से होगा, तुम्हारा दीवार जो बना होगा वो तुम्हारा ठोस का होगा, अंदर पानी टाइप का रहेगा उसके अंदर। जैसे पनीर को देख लो, पनीर में क्या होता है, वैसे ही होता है ना, पनीर को देखना ध्यान से, ऊपर से पूरा गुदा गुदा रहेगा, अंदर पानी, हल्का हल्का पानी रहेगा। मक्खन भी वैसे ही होता है। लास्ट है ठोस में ठोस रहेगा, इसको बोलते हैं ठोस सोल। जैसे रंगीन रत्न, वो जो पत्थर होता है, रंगीन रत्न मतलब पत्थर, वो जो नहीं अंगूठी अंगूठी बेचता है बना करके, या पत्थर हो गया, रत्न पत्थर एक ही साथ है। दुधिया कांच, कांच जो होता है उसमें देखते हो ना, एक तरह का अलग अलग रंग का कांच होता है, उसमें नीला भी रहेगा, लाल भी रहेगा, तो ठोस के अंदर ठोस पिला हुआ है। या मिश्र धातु भी कहता है ना, तभी ठोस के अंदर ठोस हो जाता, समझ में आ रहा है। लेकिन वहाँ पे मिश्र धातु क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मिश्र धातु जो होता है वो कोलाइड नहीं होता है, वो तुम्हारा विलयन होता है, पहले वाले में पढ़ा दिए है ना। और कोलाइड के गुणधर्म देखने वाले हैं। कोलाइड का क्या खासियत है, देखो यह एक विषमांगी मिश्रण है, जी जानते हैं हम लोग ना, समांगी लगता है लेकिन होता नहीं है। कोलाइड के कण का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंख से नहीं देखा जा सकता है, हाँ जानते हैं ये बात भी। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश के किरण को फैलाते हैं तथा इसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, मतलब देखने लायक बनाते हैं। मतलब इतना छोटा तो होता है जरूर कि क्या होता है, वो देखने में आंख से नजर नहीं आएगा, लेकिन समांगी है, लेकिन थोड़ा सा उसे मतलब कि एकदम भी छोटा नहीं होता है, विलियन से थोड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि रोशनी टकरा जाता है उसमें, ठीक है। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये नहीं बैठते हैं, तब ये तल पर बैठते हैं अर्थात ये अस्थाई होते हैं। नहीं छूट गया इसमें लगता है, जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं अर्थात ये अस्थाई होते हैं, तल पर नहीं बैठते हैं, गलती हो गया इसमें।
ये छानन विधि द्वारा, अच्छा दूध को अगर हम पानी में मिलाएंगे तो क्या दूध नीचे बैठ जाएगा? धीरे धीरे मिला ही रहता है ना। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, मतलब छान के अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत छोटा होता है ना। बहुत छोटा का मतलब कि विलयन कितना छोटा नहीं, विलयन से बड़ा लेकिन फिर भी बहुत छोटा। किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किया जा सकता है। ये अपकेंद्रीकरण तकनीक क्या है? वो जैसे से गोल घूमता है जिसमें कि हम लोग पेशाब वगैरह जैसे जो जाँच करता है या खून का जो जाँच करता है वो उसी में करता है। वो ऐसे गोल गोल घुमाएगा तो जितना भारी चीज़ होगा वो क्या होगा, भारी चीज़ अंदर की तरफ चला जाता है और हल्का होगा वो बाहर की तरफ चला जाता है इससे। चलो, कोलाइड विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था, ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में लेकिन बहुत आसान है, और परिक्षेपण माध्यम से बना होता है। परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब विलय, मतलब जो घुला होगा, और परिक्षेपण माध्यम मतलब विलायक, जो घोले होगा, जैसे पहले बता भी दिए हैं पीछे वाले में। विलय पदार्थ की तरह का घटक या प्रक्षिप्त कण जो कि कोलाइड रूप में रहता है, कोलाइड मतलब वही अटका हुआ, उसे प्रक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। डिस्पर्स फेज मतलब कि जो घुला हुआ है उसमें, या फैला हुआ कह लो। वहाँ पे विलय क्यों नहीं कह रहा है? क्योंकि विलय घुला हुआ होता है, ये घुला हुआ नहीं होता है, फंसा हुआ होता है, अटका हुआ होता है। अतः वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है, मतलब कि घुला हुआ है, अटका हुआ है, घुला को अटका हुआ है, उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। इसी है, कोलाइड को परिक्षेपण माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस की अवस्था और प्रक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सिंपल है। सारणी 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, बता भी दिए इसको। प्रश्न देखो, बाद में देखेंगे। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। अब इसको हम करने वाले हैं मिश्रण के घटक, मतलब मिश्रण जिस चीज़ से बना हुआ है उसको कैसे अलग करेंगे। बहुत बार हमको जरूरत पड़ता है चीज़ों को अलग करने का। आमतौर से जितना लोहा वगैरह निकालते हैं ना, वो ना मिश्रण के तौर पे होता है मिट्टी के अंदर, उसको छान करके अलग करना होता है। जब तक अलग नहीं करेंगे तब तक लोहा, सोना तो आमतौर से मिल जाता है, लोहा हो गया या फिर तुम्हारा तांबा हो गया, तांबा भी मिलता है लेकिन फिर भी मिला होता है, उसको भी साफ़ करना होता है। खास करके लोहा वगैरह हो गया, जिंक हो गया, या फिर कैल्शियम वगैरह हो गया, फास्फोरस वगैरह हो गया, उसको हमको अलग करना होता है। और भी बहुत सारी चीज़ को अलग करना पड़ता है नॉर्मली भी। तो कैसे अलग करते हैं वो जानेंगे। मान लो चाय से चाय पत्ती भी अलग करते हैं तो तरीका है ना छानने का, पानी से गंदगी को अलग करते हैं तो तरीका है ना अलग करने का, तो वही पढ़ने वाले हैं इसमें ना। हम पढ़ चुके हैं कि प्रायः प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं, पहले ही पढ़ लिए हैं। प्राकृतिक पदार्थ मतलब प्रकृति में पाए जाने वाला जितना चीज़ है, वो पानी कह लो, मिट्टी कह लो, या कुछ भी। पानी भी अगर जो पीते हैं चापाकल से तो शुद्ध थोड़ी होता है, उसमें बहुत सारा खनिज वगैरह मिला होता है, जो हमारे लिए अच्छा भी होता है, बहुत बार वो खराब भी हो जाता है। मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, मतलब अलग अलग तरीका अपनाया जाता है। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है, मतलब आसान हो जाता है। जब हम चीज़ों को अलग अलग कर लेते हैं ना तो उसके बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका अच्छे से इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जब तक लोहा के खनिज में से लोहा को अलग नहीं करेंगे तब तक कहाँ से उसका इस्तेमाल करेंगे हम। या फिर और भी बहुत सारा चीज़ होता है मिट्टी में या फिर अलग अलग जगह पे जहाँ पे हमको चीज़ों को अलग करना पड़ता है, और जब अलग करते हैं तभी उसके बारे में हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। विषमांगी मिश्रण जो बराबर बराबर नहीं फैला है वो तो आराम से हो जाएगा अलग, जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं, व्यवहार में लाते भी हैं। वो घर वगैरह बनाते हैं तो बालू में देखते हो गिट्टी अलग करता है ना, वो चलनी टाइप का रहता है, उसे छान करके, या फिर हम लोग चाय को भी छानते हैं, कंकर पत्थर को भी अलग करने वाला बहुत सारा ये आता है, छन्ना आता है। चलो, कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों का, तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी, अलग अलग बिल्कुल तरीका, जैसे मशीन वगैरह लगाना पड़ता है, प्रयोग में लाया जाता है। चलो देखते हैं क्या है। पहला पढ़ने वाले हैं हम लोग, रंग वाले घटक, मतलब ऐसा चीज जिसमें रंग होता है को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं, मतलब नीला या फिर काला रंग से बाकी रंग को कैसे अलग करेंगे। ये देखो, अलग मान लो कि पीला है, लाल है, ब्लू है, काला है, अगर ये एक साथ मिल गया है, मिश्रण है इसका, तो इसे कैसे अलग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या अगला 2.4, आधा बीकर जल लें, ठीक है, बीकर में हम जल भर लेंगे आधा। बीकर के मुख पर वाच गिलास रखें, वाच गिलास मतलब जिसमें चीज़ों को रखा जाता है, प्लेट, समझो ना, प्लेट रख देना है। कुछ बूंद स्याही वाच गिलास पर डाल दें, और इस प्लेट पे कुछ बूंद स्याही डाल देंगे, इंक डाल देंगे उस पर हम। अब बीकर को गर्म करना शुरू करें, ठीक है। हम स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते। देखो, पहले बीकर में पानी रखा,
फिर प्लेट रखा, फिर स्याही रखा, तब गर्म कर रहा है। क्यों? इसलिए ताकि वो धीरे धीरे गर्म होगा। अगर सीधा प्लेट में रख के हम आग पे गर्म करेंगे ना तो बिल्कुल पानी बिल्कुल अलग हो जाएगा और सूख जाएगा, वो तुरंत इंक तुरंत सूख जाएगा। तो हम जो रंग अलग करना चाहते हैं वो अलग कर हम नहीं पाएंगे। आप देखेंगे कि वाच गिलास से वाष्पीकरण हो रहा है, मतलब पानी धीरे धीरे भाप बन के उड़ेगा उसमें से। वाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रखते हैं। अब तब तक गर्म करते हैं जब तक उसमें भाप ना निकलने लगे। जब न वाच गिलास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता, मतलब जब कोई बदलाव नहीं आएगा, तब हम उसे गर्म करना बंद कर देते हैं। जब देखेंगे आप कि कोई बदलाव नहीं आ रहा है, वाच गिलास में पानी निकलना बंद हो गया, तो छोड़ देंगे। इसे ध्यान से देखें और प्रेक्षित करें। ध्यान से देखें और प्रेक्षित करना दिखाना है, तो दिखा रहा है यहाँ पे प्रेक्षित किया हुआ है। ये वाष्प निकल रहा है, ये स्याही है, ये वाच गिलास प्लेट है, ये बीकर है जिसमें पानी रखा हुआ, ये जल है, ये वाष्पीकरण, ये कर रहा है वाष्पीकरण। चलो अब उत्तर देना है। बोल रहा है आपके विचार में वाच गिलास पर से किसका वाष्पीकरण हुआ? तो पानी का। क्या वाच गिलास पर कोई अवशेष बचा? हाँ बिल्कुल बचेगा, रंग बचेगा उस पर। आप क्या प्रतिपादित करेंगे, मतलब क्या बताएंगे, क्या दिखाएंगे, क्या प्रतिपादित करेंगे, क्या बताएंगे? तो यही बताएंगे कि रंग में से अलग अलग जो रंग है वो हमको नहीं मिलेगा, वहाँ पे पानी अलग हो जाएगा। क्या स्याही एक शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण है? मिश्रण है, क्योंकि इसमें अलग अलग रंग होगा जो कि हमको इस पर दिखाई देगा। ठीक है, हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। क्या पाते हैं कि जो स्याही यूज कर रहे हैं वो अकेला नहीं है, उसमें बहुत सारा रंग है। इस तरह से हम विलायक से विलय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो विलायक था, विलायक मतलब उसको हम किससे विलय को विलायक से कैसे अलग किए? तो वाष्पीकरण से अलग किए। अब दूसरा तरीका देखो, दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं। दूध से क्रीम को अलग करने वाले हैं हम लोग। तो आजकल हम बाजार में संपूर्ण क्रीम, मतलब फुल क्रीम मतलब होता है पूरा पूरा फैट होता है, पूरा उसमें क्रीम होता है उसके अंदर का। टोन्ड मतलब जिसमें से क्रीम निकाल लिया जाता है। डबल टोन मतलब बिल्कुल बहुत 2 बार उसमें से निकाला जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर का फैट जो है वो निकाल लिया जाता है। प्रकार के दूध पोली पैक अथवा टेट्रा पैक में पाते हैं। पोली पैक टेट्रा पैक पॉलिथीन का टाइप है, एक में चीज़ बहुत दिन तक अच्छा रहता है, एक में नहीं रहता है, नॉर्मल होता है। एक जैसे कि बिस्किट का पैकेट अलग होता है, दूध वगैरह जो लिक्विड टाइप का रखने वाला होता है उसका पैकेट अलग होता है। दूध के इन प्रकारों में भिन्न भिन्न मात्रा में वसा होती है, मतलब कि फैट अलग होगा, इसमें बहुत ज़्यादा फैट होगा, टोन में थोड़ा सा कम होगा और डबल टोन में बहुत कम होगा। क्रियाकलाप 2.5 पे देखो, एक प्रश्नली में थोड़ी मात्रा में संपूर्ण क्रीम दूध युक्त दूध लें। संपूर्ण क्रीम युक्त मतलब पूरा क्रीम मिला हुआ दूध, युक्त मतलब लगा हुआ, मिला हुआ, तो पूरा क्रीम वाला दूध लेना है। अब केंद्रीय यंत्र मतलब वो जो बोले नहीं घुमाया जाता है जिससे से इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रित करें, मतलब उसको घुमाएं। अगर स्कूल में यह यंत्र उपलब्ध नहीं, अगर मशीन मौजूद नहीं है, तो यह प्रयोग आप घर पर रसोई में प्रयोग होने वाले मथनी या मिक्सी से भी कर सकते हैं। हाँ सिंपल है, मथनी जैसे ऐसे गोल गोल घूमता है ना, वैसे ही होता है, बस इतना फर्क होता है अब केंद्रीकरण मशीन में ऐसे ट्यूब टाइप का लगा रहेगा अलग अलग अलग, और हम लोग जो मिक्सर यूज करते हैं उसमें ट्यूब वगैरह नहीं होता है, ऐसे बस वो कटोरा टाइप का होता है, इतना ही फर्क है, काम एक ही है दोनों का। यदि नज़दीक में कोई मिल्क डेयरी है तो वहाँ जाएं और पूछें कि क्रीम को दूध से कैसे पृथक किया जाता है। तो ऐसे ही घुमा करके ना, ठीक है, जब घुमाया जाता है ना, जितना भारी चीज़ होगा बिल्कुल अंदर की तरफ चला जाएगा, बाहर हल्का रहेगा। मान लो कि अगर हम दूध लेके ऐसे खूब घुमाएंगे तो जितना भारी होगा वही ना ज़्यादा अंदर की तरफ रहेगा, बाकी हल्का तो बाहर की तरफ रहेगा ना। ऐसे पानी में जैसे हम कंकड़ पत्थर डालेंगे तो जितना भारी चीज़ होता है अंदर बैठता है ना, हल्का ऊपर रहता है ना, उसी टाइप से इसमें भी होता है। जब घुमाते हैं ना, जितना भारी चीज़ होगा बिल्कुल उधर चला जाएगा, हल्का बाहर रहेगा। चलो ना, वे दूध से पनीर कैसे बनाते हैं? उसी तरीका का यूज करता है वो। अब उत्तर देना है। दूध को मथने पर आपने क्या देखा? तो दूध को जब मथाएंगे तो क्या होगा, मलाई ऊपर निकल के आ जाएगा उसका। दूध में से क्रीम का पृथक्करण कैसे किया? तो वही मथने से भी हो जाएगा और ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तभी होगा। कैसे? भारी जो क्रीम होगा ना, फैट, वो अंदर की तरफ हो जाएगा, दूध बाहर की तरफ आ जाएगा। अगर कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानक पत्र से बाहर निकल आते हैं। हाँ, बहुत बार होता है ऐसा। इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। तो छान के, मान लो दूध में से हम मलाई को अलग करेंगे तो छान के बाहर नहीं निकलेगा वो। ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है, मतलब बता दिए ना घुमा करके। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाता है ना, और हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं। अनुप्रयोग क्या इस्तेमाल करेंगे? जांच प्रयोग में रक्त और मूत्र के जांच में, जांच प्रयोगशाला मतलब जहाँ पे टेस्ट वगैरह कराने जाते हैं ना, ब्लड टेस्ट या फिर यूरिन का टेस्ट, यूरिन मतलब वो मूत्र पेशाब, तो इसमें इसी का यूज किया जाता है। डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में, डेयरी मतलब जहाँ पे दूध का काम होता है वहाँ पे, या घर में भी हम क्रीम को इसी तरीके से अलग करते हैं। पहले वो मथनी से करते थे, अब तो सब मिक्सी से ही करता है।
कपड़े धोने की मशीन से में भीगे हुए कपड़े से जल निचोड़ने में इसमें भी होता है। जब ऐसे घुमाएंगे ना तो पानी बिल्कुल घर के अंदर चला जाएगा और ये बाहर रहेगा तो उसमें पानी को सोख लेगा वो।